में सिंहासन का संग्राम कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी ने इसे अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी सभाएं की और राजस्थान में की, उतनी बाकी चुनावी राज्यों में नहीं की। आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है। 27 जुलाई को पीएम सीकर में रहेंगे, तो वहीं 16 अगस्त को नागौर में वीर तेजाजी की जन्मस्थली से हुंकार भरेंगे। राजस्थान का चुनावी शतरंज। पीएम मोदी की बड़ी चाल। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। 27 जुलाई को सीकर से वार। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 16 अगस्त को नागौर से हुंकार। राजस्थान के चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन ये पूरी तरह से तय है कि राजस्थान का चुनावी घमासान भीषण होने वाला है और यही कारण है कि ये पूरी तरह से परवान पर है। कर्नाटक की जीत से जहां कांग्रेस में उत्साह है, तो बीजेपी के दिग्गजों ने राजस्थान जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। यहाँ के सभी लोगों में उत्साह भी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में भी लोगों का आने का अनुमान है। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बड़ी तादाद में रैली के अंदर किसानों को और आम जन को लेकर के पहुंचे। आने वाले दिनों में भी पीएम की कई सभाएं होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहली सभा 27 जुलाई को सीकर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार सीकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा के साथ साथ सरकारी कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें पीएम किसान निधि का पैसा किसानों के खाते में रिलीज करेंगे। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और किसान सम्मान निधि की किस्त पूरे देश में इस सीकर की धरती से रिलीज करेंगे। वैसे तो राजस्थान के चुनावी मिशन के दौरान पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा, लेकिन सीकर में 2018 के बाद ये पीएम की पहली सभा है। इस दौरान पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रिलीज करेंगे। पीएम मोदी अब 16 अगस्त को नागौर के खरनाल में रैली करेंगे। पहले इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी पार्टी का संगठन उठाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम में बदलाव अनायास नहीं किए गए हैं, बल्कि काफी सोच समझकर पहले 27 जुलाई को सीकर और फिर 16 अगस्त को नागौर के कार्यक्रम रखे गए हैं, ताकि पीएम शेखावाटी इलाके और नागौर में बीजेपी की कमजोर पड़ चुकी ताकत को फिर से मजबूती दे सके। और सीकर और झुंझुनू जिले के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने आएंगे, उनका अभिनंदन करना आएंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो विकास की सौगातें दी है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में शेखावाटी इलाके में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी के दिग्गज अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर सीकर की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 विधानसभा सीटों में 7 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के पास है। पीसीसी चीफ डोटासा भी इसी जिले से आते हैं और लक्ष्मणगढ़ से विधायक है। इसके अलावा फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली खान, जबकि धोद से कांग्रेस के परसराम मोरदिया भी विधायक हैं। सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीख और दातारामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। वहीं नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेंद्र मोदी और खंडेला से निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला विधायक हैं।
लंबे समय बाद में शेखावटी के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। इस दौरे को लेकर के महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2 साल पहले जब 3 कृषि कानून आए थे, तब शेखावटी के इसी इलाके में भाजपा का और केंद्र की सरकार का किसानों ने खुल करके विरोध किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सभा करेंगे, वहां पर बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने की संभावना है और बीजेपी इसी काम में जुटी हुई है कि जो किसान और आमजन है उन्हें बड़ी तादाद में सभा में लाया जाए। अब सभा के अंदर आने वाली भीड़ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता का चुनाव से पहले पता लग सकेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर के ओसिया में सामूहिक हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जिसने भी इस वारदात को सुना वो रो पड़ा। इस वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे राक्षस के रूप में आए चाचा ने इस पूरे सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। वो चाचा नहीं, राक्षस था। राक्षस भी नहीं, हैवान था। क्या क्या कहें हम उसे। 16 चैनल वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। तो सबसे पहले बात होगी कांग्रेस के मिशन राजस्थान की। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समितियों का गठन कर रेस में आगे बढ़त बना ली है, लेकिन अभी बीजेपी की अगली चाल का इंतजार है। वहीं दिखाएंगे आपको राजस्थान में आए सबसे बड़े सियासी भूचाल की खबर भी, क्योंकि मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ऐसा बयान दिया कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा पीएम मोदी के अभियान राजस्थान के बारे में भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा हुआ है। साथ ही आपको जोधपुर के राक्षस चाचा की कहानी भी बताएंगे, कैसे पूरे परिवार को उसने मार डाला और फिर उनको जला डाला, जिसके कांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। भरतपुर में कुलदीप जगीना हत्याकांड के बाद एक और बड़े गैंग वॉर की भी आहट सुनाई दे रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। सत्ताईस जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे, तो 9 अगस्त को राहुल गांधी, यानी अब चुनाव के लिए सियासी दौरों का आगाज हो रहा है। लेकिन अगर चुनावी तैयारियों की बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समितियों का गठन करके रेस में बढ़त बना ली है। तो बीजेपी में अभी भी इसका इंतजार है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। बीजेपी का इंतजार, कांग्रेस की टीम तैयार। चुनाव समिति के जरिए कांग्रेस का संदेश। तो मेरे को पता कि अगर कांग्रेस का वर्कर मजबूत था तो पार्टी मजबूत होगी। लीडर का मजबूत होना वो इतनी मायने नहीं रखता जितना पार्टी के वर्कर को मजबूत करना पार्टी के लिए जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जो बैठे हैं मेरे लिए सबसे बड़े लीडर हैं। जो छोटा कार्यकर्ता हो मेरे से ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो मेरे लिए एमएलए से ज्यादा है। 23 की जंग के लिए कांग्रेस की जोरदार तैयारी। बिल्कुल उनके दौरे की भी है, एक नहीं, खड़गे जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी और राहुल जी भी, और ये अब सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भले ही राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर पार्टी के लिए चुनावी माहौल तैयार करने में लगा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हो जाने के बाद भी संगठन स्तर और चुनावी रणनीति के स्तर पर कमेटियों के गठन में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। बीजेपी में चुनाव के लिहाज से चुनाव प्रबंधन समिति का इंतजार बढ़ता जा रहा है, तो कांग्रेस ने इस बार बाजी मार ली है। दरअसल चुनाव समिति के गठन के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस ने विधिवत चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कई कयासों के बाद गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस की चुनाव समिति को जातीय और क्षेत्रवार समीकरण के लिहाज से भी संतुलित करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में कुल 29 सदस्य हैं। इस समिति में गहलोत सरकार के 15 मंत्रियों को जगह दी गई है।
इसमें सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और CWC के सदस्य रघुवीर मीणा को भी जगह दी गई है। तो रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी भी इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। कांग्रेस की प्रदेश चुनावी समिति में जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। राजस्थान की सियासत के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में सबसे ज्यादा 5 जाट नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके बाद 4 सदस्य गुर्जर, SC और ST के हैं, जबकि 2 सदस्य OBC, ब्राह्मण और राजपूत हैं। 2 सदस्य मुस्लिम तो एक माली और एक वैश्य है। वहीं एक कुमावत और एक विश्नोई चेहरा भी समिति में शामिल है। शकुंतला रावत और ममता भूपेश के रूप में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। पहले 2-3 बार हार गए हैं, उनके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस है और वहां से हर आदमी को कंसेंसस जो बनाकर, ऊपर नीचे से कोई कैंडिडेट नहीं आएगा, कंसेंसस कैंडिडेट आएगा, जो विनेबिलिटी है वो आएगा, जिनका सर्वे में नाम आएगा उनको ही कंसिडर किया जाएगा। अब कांग्रेस में भले ही चुनाव समिति को लेकर जोश हाई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी सरकार की भी कोई गारंटी नहीं बची। जनता ने उनको नकार दिया कि जिस वादों के आधार पर ये सत्ता में आए उन पे खरा नहीं उतर पाए, और जनता का विश्वास उठ चुका है इस सरकार पे, क्योंकि सरकार ने जो वादा करके सत्ता में आए उन वादों को भूल गए। आपको बता दें कि चुनाव समिति किसी भी पार्टी के लिए सबसे अहम चुनावी समिति है, क्योंकि इसी समिति के पास प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा होता है। विधानसभा चुनाव में सीट के आधार पर चयन यही समिति करती है। समिति प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत बड़े नेताओं के साथ समन्वय रखकर काम करती है। चुनाव समिति ही दावेदारों की सूची केंद्र में अप्रूवल के लिए भेजती है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मुहर लगाती है। अब तक खींचतान का शिकार रही कांग्रेस की ओर से चुनाव समिति के गठन के साथ ही चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के मिशन 2023 को आगे बढ़ाते हुए चुनाव समिति के गठन के बाद PCC वॉर रूम में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके साथ सह प्रभारी अमृता धवन भी शामिल रही। दोनों ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। SC, ST, OBC माइनॉरिटी पर आज चर्चा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया जयपुर पहुंचे। लिलोठिया ने यहां प्रदेश प्रभारी रंधावा और PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंथन किया। माना जा रहा है कि विधानसभा की 200 में से SC, ST की 59 विधानसभा सीटों को लेकर ये चर्चा हुई। बीजेपी का शीर्ष संगठन प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति का जल्द ऐलान करेगी, जिसमें संयोजक के साथ ही अन्य सदस्यों के नाम का ऐलान होगा। समिति में संयोजक समेत करीब 15 लोगों को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। समिति में संयोजक के रूप में पूर्व CM वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नाम चर्चा में हैं। संयोजक समेत करीब 15 लोगों को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। समिति में संयोजक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नाम चर्चा में हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा लंबे समय से CM गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। बर्खास्तगी के बाद भी राजेंद्र गुढ़ा जमकर बरसे और कहा सोमवार को विधानसभा आएंगे, फिर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। शुक्रवार को गिरेबां पर संग्राम, शनिवार को डायरी वाला डेयर, अब सोमवार को सदन में होगा महासंग्राम। जी हां, तेवर तल्ख है, अंदाज वही पुराना है। मंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके हैं, लेकिन चिंता सिकन चेहरे पर लेस मात्र भी नहीं है। अब ऐलान कर रहे हैं सोमवार को महासंग्राम की। बर्खास्तगी के बाद तो राजेंद्र गुड़ा के तेवर और भी ज्यादा सख्त दिखे। एक के बाद एक राजेंद्र गुड़ा ने सरकार पर 10 गंभीर आरोप लगाए।
ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है। हमला नंबर 1, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। हमला नंबर 2, हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है। हमला नंबर 3, अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है। और किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसके अंदर ये स्थिति है। हमला नंबर 4, चाहे बर्खास्त कर दें, चाहे जेल में डाल दें, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। चाहे मुझे, आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। हमला नंबर 5, वसूली के खेल में मस्त है पुलिस, मंथली लेने के अलावा कोई काम नहीं। लेकिन इनको तो काम ही कहा, पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। सरे आम दारू बिक रही है, सरे आम, और ये सारी की सारी अवैध दारू के रूट पुलिस एस्कॉर्ट करती है। हमला नंबर 6, एक भी दिन मैंने सरकार की तारीफ नहीं की। मैंने कभी भी एक दिन भी सरकार की बढ़ाई नहीं की है। मैं बोलता रहा हूं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूं, मैं विधानसभा में बोल रहा हूं, और उसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। हमला नंबर 7, जब तक मेरा दिल धड़केगा तब तक मैं बोलूंगा। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। हमला नंबर 8, सोमवार को सदन में बताऊंगा कि क्या होगा। परसों विधानसभा में बताऊंगा क्या होगा। पूछूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पट्टी बांध के पांव के बैठे हैं, एक छोटी पांव की पट्टी बांध के बैठे मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में क्यों नहीं आगे जवाब देते ऐसी बातों पर? हाउस में आते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते। हमला नंबर 9, सदन में मुख्यमंत्री से 1 to 1 जवाब मांगूंगा। विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1 to 1 जवाब मांगूंगा यदि विधानसभा में आएंगे तो। हमला नंबर 10, गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं के माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो, उससे क्या होगा कि किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। ये अराजकता है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। गुड्डा की बर्खास्तगी के बाद सियासत में मानो भूचाल आ गया। विपक्ष को जहां एक बड़ा मुद्दा मिल गया तो वहीं सरकार के पास भी कोई जवाबदेही नहीं दिखा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्हें बर्खास्त किया गया राजेंद्र गुड्डा को, क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। वहीं मंत्री गुड्डा की बर्खास्तगी पर सीएम गहलोत ने भी पार्टी का अंदरूनी मामला कहकर टाल दिया। उन्हें बर्खास्त किया गया राजेंद्र गुड्डा को, क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता ने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी के खिलाफ जाने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी, जो हर बार कांग्रेस की बैठक में साफ बोला जाता है। कंट्री के बारे में तो पूरा कंट्री, पूरा देश मणिपुर की घटनाओं की निखेधी कर रहा है, हमारा एक मंत्री कर रहा है, उसको छोड़ के ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी। हमने उनको एक्शन था। पहले भी उन्होंने माता सीता के बारे में जो बयान दिया वो भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, और अब फिर जिस तरीके से भाजपा की लैंग्वेज अगर वो बोलेंगे कांग्रेस में रहकर तो ये तो नहीं चलेगा। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सरकार के अंग थे, सरकार का हिस्सा थे, उनको अपनी बात कहने से पहले मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए। देखो, कई दिनों से
पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। कांग्रेस जहां गुड़ा की बर्खास्तगी को सही फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष सच बोलने की सजा करार दे रहा है कि राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित है, कानून व्यवस्था ठीक करिए गहलोत जी, तो यह सच बात कहने पे अपने मंत्री को ही बर्खास्त कर देते हैं। हमें मणिपुर की घटना से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए और फिर उनको जिस तरह बर्खास्त किया गया, बर्खास्त करना मुख्यमंत्री जी के हाथ की बात है। देखिए, मेरी सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गुड़ा के साथ में है, और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई। सच्चाई किसी को अच्छी लगती नहीं, जिसमें गहलोत साहब को तो लगती नहीं। आपको बता दें कि राजेंद्र गुड़ा का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले भी राजेंद्र गुड़ा सीएम गहलोत को लेकर कई विवादित बयान दे चुके हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि गुड़ा सोमवार को सब कुछ साफ कर देंगे, लेकिन अब सवाल ये कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के पास विकल्प क्या है। विकल्प नंबर 1, बना सकते हैं नई पार्टी। विकल्प नंबर 2, AIMIM के साथ जा सकते हैं। विकल्प नंबर 3, बीएसपी में कर सकते हैं घर वापसी। विकल्प नंबर 4, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। विकल्प नंबर 5, कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। विकल्प नंबर 6, RLP के साथ अलायंस कर लड़ सकते हैं चुनाव। विकल्प नंबर 7, तीसरा मोर्चा बनता है तो उसमें निभा सकते हैं अहम किरदार। उदयपुर वाटी में बीजेपी और गुड़ा का सीधा मुकाबला होता आया है। ऐसे में क्या वो किसी से अलायंस करेंगे या फिर कोई नया ठोर या रास्ता तलाशेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो गुड़ा के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और वो इनका मुकाबला किस तरह कर पाएंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।